तो हाँ भाई करे शुरू। तो ये बड़ा सा ए हमारे पास आया है और ए मतलब ओसम। और सैमसंग की एक ओसम सीरीज लॉन्च हो चुकी है जिसके अंदर दो फोन लॉन्च हुए हैं, एक A37 5G जो हमारे पास ये रहा और दूसरा A57 5G और वो भी इसी डब्बे के अंदर है। भाई काफी कूल सा बॉक्स दिया है सैमसंग ने और दोनों ही फोन मेरे हाथ में आ चुके हैं। अब जैसे मैंने इनको अनबॉक्स किया था, लिटरली A57 को अनबॉक्स करते जब मैंने हाथ में पकड़ा ना, मैं शॉक हो गया क्योंकि A55 को देखोगे कितना मोटा फोन था, फिर A67 पतला करा गया और A67 के कंपैरिजन में अगर A57 देखा जाए तो यहां पर एक मेजर इंप्रूवमेंट करी गई है। सबसे पहले तो यहां पर अगर आप साइड फ्रेम देखोगे अभी भी भले एल्यूमिनियम का है, लेकिन पहले की फिनिशिंग कंपैरिजन में अब जो फिनिशिंग मिलती है वो ज्यादातर वैसी है जैसे अपने फ्लैगशिप के अंदर देते हैं S सीरीज में। तो यहां पर उसकी वजह से इन एंड फील काफी डिफरेंट हुई है और साथ ही पतला और हल्का होने की वजह से भी बिल्कुल एक प्रीमियम फोन फील हो रहा है पहले कंपैरिजन में। बाकी विक्टस प्लस की प्रोटेक्शन फ्रंट बैक में इस फोन के मिलती है पहले जैसे, और इस बार भाई A57 और A37 दोनों ही IP68 रेटेड कर दी गई। ये एक बड़ा अपग्रेड है। और यहां पर A37 की भी अगर बिल्ड की बात करूं तो यहां पर फ्रंट बैक में विक्टस प्लस की प्रोटेक्शन है, लेकिन साइड का फ्रेम इसका प्लास्टिक का है। और A37 के अंदर आपको Exynos 1480 की ताकत मिलती है। इसके अंदर LPDDR5X रैम है, UFS 3.1 की स्टोरेज टाइप है। नॉर्मली फोन चलाने में कोई भी दिक्कत मेरे को फील नहीं हुई है। और इसके अंदर आपको 50 मेगापिक्सल का मेन कैमरा मिलता है, फोटोज आप देख सकते हो, और ये OIS के साथ कैमरा है। बाकी 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड है, फोटोज काफी क्रिस्प देखने के लिए मिलते हैं डेलाइट कंडीशन के अंदर। एंड यहाँ पर 5 मेगापिक्सल का मैक्रो कैमरा है और फ्रंट में 12 मेगापिक्सल का कैमरा सेंसर, जिसकी फोटोज आप जज करके मुझे कमेंट्स में बताने कि आपको इसकी फोटोज कैसी लग रही हैं। अब यहाँ तो ये तो फोटो की बात हो गई। बाकी भाई दोनों के अंदर एक चीज और कॉमन है कि यहाँ पर सैमसंग ने भले ही फोन पतला करा है A57, लेकिन यहाँ पर जो बैटरी है वो अभी भी 5000 mAh की मिलती है दोनों ही फोनों के अंदर, और 45 वोट की फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करते हैं दोनों ही फोन। अब A57 के अंदर लास्ट ईयर के कंपैरिजन में कितने चेंजेस आए हैं उसकी बात कर लेते हैं, क्योंकि मेरे पास यहाँ पर A56 भी है। अब अगर आप दोनों के अंदर कैमरा देखोगे, सेम 50 मेगापिक्सल का कैमरा मिलता है मेन वाला विद OIS, 12 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड है, 5 मेगापिक्सल का मैक्रो और 12 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा सेंसर। बट यहाँ पर प्रोसेसर चेंज होने की वजह से ISP चेंज हुई है, और ऑलरेडी हम सैमसंग के काफी फोनों के अंदर देख चुके हैं यहाँ पर हल्का सा प्रोसेसर चेंज होते ही कैमरास भी काफी डिफरेंट परफॉर्म करते हैं। तो मैंने दोनों से फोटो क्लिक करी एंड यहाँ पर ये चीज निकल कर आएगी, पहले जैसे अपोजिट लाइट फ्लेयर्स देखने के लिए मिलते थे सैमसंग के फोन के अंदर, तो इस साल सैमसंग ने एक्चुअली वो इस A सीरीज के अंदर काफी कम करे हैं। एंड यहाँ पर सिर्फ मेन कैमरा सेंसर नहीं, फ्रंट कैमरा सेंसर के अंदर भी सेम ही सीन है। इसके अलावा दोनों का लाइट कंट्रोल काफी अच्छा है, डिटेल्स दोनों के अंदर काफी बढ़िया देखने के लिए मिलती है। एंड A57 से मैं इसलिए भी इंप्रेस हुआ हूँ क्योंकि जब आप इससे पोर्ट्रेट फोटोज क्लिक करोगे तो यहाँ पर एज डिटेक्शन काफी अच्छा देखने के लिए मिलता है। और भले यहाँ पर मेन कैमरा सेंसर सिर्फ एक है, लेकिन आप इसके अंदर 1x और 2x मतलब डिजिटल जूम करके 2x में पोर्ट्रेट फोटोज क्लिक कर सकते हैं। यहाँ पर आपको मोड दिया गया है, और चाहे तो अगर आप नॉर्मली फोटो क्लिक कर रहे हो तो 10x तक का आपको मोड मिलता है, बाकी आप और भी डिजिटल जूम कर सकते हो। लेकिन यहाँ पर 10x मैंने दोनों का कंपेयर करा है, जिसके अंदर आप देख सकते हो दोनों ऑलमोस्ट सिमिलर ही परफॉर्म करते हैं। हल्का सा यहाँ पर टोन में डिफरेंस जरूर आता है कि पहले आपको एक वार्म टोन मिलता था, अभी वो टोन थोड़ा सा कूल कर दिया, और ये सैमसंग के हर एक स्मार्टफोन के अंदर हमें देखने के लिए मिल रहा है। काफी लोगों को थोड़ा यही पसंद है, तो आप मुझे कमेंट बताना आपको वार्म टोन पसंद है, कूल टोन पसंद है। बाकी अल्ट्रा वाइड लेंस काफी अच्छा परफॉर्म करता है, ऑलमोस्ट सिमिलर है लास्ट ईयर जैसा ही। बट यहाँ पर जो लो लाइटिंग परफॉर्मेंस है A57 की मेरे को काफी अच्छी लगी, क्योंकि यहाँ पर ग्रेन्स काफी कम देखने के लिए मिलते हैं, साथ ही यहाँ पर जो इमेज है उस पर शार्पनेस भी काफी बढ़िया देखने के लिए मिली है। इसके अलावा वीडियो रिकॉर्डिंग की बात करी जाए A56 से यहाँ पर मैंने साइड बाय साइड कंपेयर करी है। अभी थोड़ा स्किन टोन ब्राइट साइड पे चला गया है, पहले थोड़ा वार्म साइड पे था, लेकिन जो कंसिस्टेंसी है वीडियो की वो पहले से इंप्रूव हुई है, और स्टेबिलिटी भी अभी आपको इस प्राइस रेंज के हिसाब से काफी बढ़िया देखने के लिए मिलती है, बैक कैमरा और फ्रंट कैमरा दोनों की ही। तो ओवरऑल अगर मैं इसके कैमरास पर वर्डिक्ट दूं तो पहले के कंपैरिजन में जो छोटे छोटे चेंजेस हमें चाहिए थे वो इस फोन के कैमरास में डेफिनेटली सैमसंग ने करे हैं। वैसे ऐसे नहीं है सिर्फ कैमरास में इंप्रूवमेंट करी, यहाँ पर डिस्प्ले में भी एक मेजर इंप्रूवमेंट है। सबसे पहले तो भाई यहाँ पर पहले सैमसंग सुपर एमोलेड पैनल यूज करता था, अभी A57 में सुपर एमोलेड प्लस पैनल है। इसके अलावा भी यहाँ पर अगर बेजल देखोगे साइड बाय साइड तो यहाँ पर A57 के बेजल काफी कम हुए, चिन भी कम हुई है, जिसकी वजह से स्क्रीन टू बॉडी रेशियो A57 का ज्यादा बढ़िया मिलता है। एंड यहाँ पर जो डिस्प्ले की ब्राइटनेस है और कंटेंट व्यूइंग एक्सपीरियंस है वो भी काफी इंप्रूव हुआ है। यहाँ पर अगर आप HDR ब्राइटनेस देखोगे तो वो तो सिर्फ 1200 निट्स की मिलती है, लेकिन जो HBM ब्राइटनेस है वो 200 निट्स से बढ़ा दी गई है। पहले सिर्फ 1700 निट्स की मिलती थी, अभी 1900 निट्स की ब्राइटनेस है। अब HBM ब्राइटनेस जिन लोगों को नहीं पता मैं बता दूं, इंडोर और आउटर विजिबिलिटी में काम आती है, और ये चीज देखने के लिए मिलती है कि सैमसंग ने सिर्फ ऑन पेपर नहीं बढ़ाई। यहाँ पर जब आप इंडोर फोन यूज करोगे, आउटर फोन यूज करोगे, तो जो इसकी विजिबिलिटी है 57 की वो काफी ज्यादा बेहतर मिलती है, एक अच्छा खासा नोटिसेबल डिफरेंस है। एंड सिर्फ ऐसा नहीं है, सिर्फ नॉर्मल यूजेज के अंदर यहाँ पर जब आप कंटेंट देखोगे, देखो
आपको सबसे पहले बता दूं, दोनों के अंदर फुल एचडी डिस्प्ले मिलती है 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट के साथ, और दोनों के अंदर ही आप एचडीआर कंटेंट स्ट्रीम कर सकते हो। बाकी यहाँ पर जब मैंने कंटेंट देखा A56 के कंपैरिजन में, साइड बाय साइड जो डिस्प्ले है वो एचडीआर और नॉन एचडीआर दोनों ही कंटेंट देखते हो, अब ज्यादा ब्राइट फील होती है, जिसकी वजह से जो स्किन टेक्सचर है और डेप्थ है वो ज्यादा बढ़िया फील होने लगी A57 के अंदर। और ये जो एचडीआर ब्राइटनेस है 1200 निट्स की, वो ऐसा नहीं है जैसे दूसरे ब्रांड करते हैं सिर्फ 1 पिक्सल से गिन के बता देते हैं। बेसिकली सैमसंग ने यहाँ पर पूरी डिस्प्ले की ब्राइटनेस को नापा एचडीआर कंटेंट के टाइम पर, और एक लॉजिकल ब्राइटनेस हम लोगों के सामने रखी है, और ये डेफिनेटली इस प्राइस के काफी सारे फोन कंपैरिजन में काफी बढ़िया परफॉर्म कर रही है। डिस्प्ले वन ऑफ द बेस्ट मैं बोल सकता हूं। इसके अलावा भाई इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर मिलता है ऑप्टिकल वाला, जिसकी स्पीड रिकॉग्निशन काफी अच्छी है और पोजिशनिंग भी मेरे को ठीक लगी है, हालांकि थोड़ी सी ऊपर और हो सकती थी फोन के साइज के हिसाब से। एंड स्पीकर्स भी इंप्रूव करे गए 56 के कंपैरिजन में, यहां पर आप सुन सकते हो। बाकी हैप्टिक्स आपको अभी भी सेम मिलते हैं। अब यहां पर बात करते हैं परफॉर्मेंस की, क्योंकि पहले आपको मिलता था Exynos 1580 प्रोसेसर, अभी 1680 प्रोसेसर डाल दिया है। अब यहां पर हालांकि दोनों प्रोसेसर 2.9 गीगाहर्ट्ज पर ही क्लॉक है, लेकिन जो जीपीयू है वो चेंज करा गया है। यहां पर अगर आप जीपीयू देखोगे, पहले मिलता था AMD का एरियल जीपीयू और अभी मिलता है AMD का ट्राइटन जीपीयू, जिसकी वजह से यहां पर काफी इंप्रूवमेंट्स हुई है। अब देखो मैंने यहां पर सबसे पहले Antutu बेंचमार्क टेस्ट रन करा है, जिसके अंदर A57 का स्कोर 1.37 मिलियन देखने के लिए मिला, और इस टेस्ट के अंदर जो इसका टेम्परेचर है वो भी सिर्फ 40 डिग्री सेल्सियस गया है। आप लोग को पता है अभी गर्मियां चालू हो चुकी हैं, और उसके हिसाब से यहाँ पर टेम्परेचर बहुत अच्छी तरीके से मेंटेन करा है, बिकॉज यहाँ पर नया कूलिंग सिस्टम सैमसंग ने इस फोन के अंदर यूज करा है, जिसका थोड़ा सा एरिया बढ़ा दिया है। इसके अलावा 3D मार्क टेस्ट रन करा है। अब आपने देखा होगा फ्लैगशिप फोन इस टेस्ट के अंदर भाई 50 डिग्री तक टच कर जाते हैं, और ये कोई नई चीज नहीं है, लेकिन इस फोन ने भाई एक तो स्कोर काफी अच्छा दिखाया है, इसकी स्टेबिलिटी 78% की देखने के लिए मिली, बेस्ट लूप भी अच्छे थे, फ्रेम रेट्स भी काफी अच्छे थे, और इस पूरे टेस्ट के अंदर इसका जो टेम्परेचर था वो सिर्फ 44 डिग्री सेल्सियस गया। तो यहां से हम अंदाजा लगा सकते हैं कि सैमसंग ने Exynos को विद टाइम काफी इंप्रूव करा है, और इस फोन के अंदर जो Exynos का प्रोसेसर मिलता है, ये मैं कह सकता हूं इसकी बैटरी कंजप्शन और हीट मैनेजमेंट पहले कंपैरिजन में काफी ज्यादा इंप्रूव हुआ है। बाकी फोन नॉर्मल यूजेज में काफी अच्छा फील हो रहा है, स्मूथ है, और इसके अंदर 120 हर्ट्ज चलाने में भी किसी तरीके की कोई दिक्कत नहीं है, इवन जिटर भी नहीं है, और मल्टीटास्किंग भी आप अच्छे से कर सकते हो। और इसके पीछे सिर्फ प्रोसेसर ही रीजन नहीं है, यहाँ पर One UI 8.5 तो आप जानते हो कितना ज्यादा अच्छी तरीके से ऑप्टिमाइज करा है सैमसंग ने, मतलब एक नंबर का स्मूथ UI है। हालांकि इस फोन के अंदर कुछ प्री इंस्टॉल्ड एप्लीकेशन मिलते हैं जिनको आप इंस्टॉल कर सकते हो, बट अच्छी बात यह कि इस सेगमेंट में कोई भी ऐसा फोन नहीं है जो आपको 6 साल की मेजर अपडेट देता और 6 साल का सिक्योरिटी पैच देता, और हम सबको पता है सैमसंग की अपडेट भी कितनी ज्यादा फास्ट है। तो यहाँ पर इस चीज में तो ये फोन आगे निकलता है, और इसी तरीके से आगे निकलता है अपने AI फीचर्स में, क्योंकि इस सेगमेंट छोड़ो भाई, महंगे महंगे फोनों के अंदर अभी तक जो स्मार्टफोन ब्रांड AI दे रहे हैं वो सैमसंग के बराबर नहीं दे रहे, क्योंकि वो इतने अच्छे तरीके से पॉलिश नहीं कर पा रहे। लेकिन सैमसंग ने इसके अंदर भी A56 वाले AI फीचर तो दिए ही हैं, जैसे कि ऑब्जेक्ट इरेज कर सकते हो। अगर आपके किसी दोस्त ने आंखें बंद कर ली हैं फोटो के अंदर, तो भाई बेस्ट फेस का ऑप्शन मिलता है, जिससे आप एक्सप्रेशन भी चेंज कर सकते हो, स्माइल भी ला सकते हो उसके फेस पर, आंखें भी खोल सकते हो अगर उसने बंद कर ली हैं। बाकी यहाँ पर कस्टम फिल्टर का एक ऑप्शन मिलता है, अगर आपको किसी की फोटो के कलर्स पसंद है तो यहाँ से आप कॉपी करके उसे पेस्ट कर सकते हो अपनी फोटो के अंदर। यहाँ पर आपको कलर ग्रेडिंग के लिए माथा पच्ची करने की जरूरत नहीं है। बाकी इसके अंदर एक ऑटो ट्रिम का ऑप्शन मिलता है, मानो आप एक ट्रिप पर गए हो जिसके अंदर आपने काफी सारी वीडियोस रिकॉर्ड करी हैं, तो ऑटोमेटिकली आपको एक छोटा सा मिनी व्लॉग बना के दे देगा, जिसे आप बाद में अपने सोशल मीडिया पर भी अपलोड कर सकते हो। अगर आपको एडिटिंग नहीं आती तो आपके लिए बेस्ट फीचर है। लेकिन A56 के कंपैरिजन में जो इसमें डिफरेंट AI फीचर मिलता है वो है लाइव वॉइस ट्रांसक्राइब, मतलब कॉल पर आप किसी भी लैंग्वेज को दूसरी लैंग्वेज में ट्रांसक्राइब करा सकते हो, लाइक इंग्लिश, हिंदी या गुजराती, और भी बहुत सारी लैंग्वेज हैं वो आप चूज कर सकते हो। और अभी इस फोन के अंदर भाई डायरेक्ट वॉइस मेल का भी ऑप्शन इनेबल हो गया है, मानो आप कॉल पिक नहीं कर पा रहे हो तो सामने वाला बंदा आपको वॉइस मेल भी भेज सकता है आपके फोन पर। बाकी अब अगर आप इसकी हैवी परफॉर्मेंस जानना चाहते हो स्पेशली गेमिंग के लिए, तो मैं आपको बता दूं जैसे भी एस सीरीज के अंदर भी प्रोसेसर ऑप्टिमाइज नहीं किया गया गेमिंग के लिए, सेम इसके साथ है, क्योंकि यहाँ पर अभी BGMI के अंदर 60 FPS का ही ऑप्शन इनेबल है। लेकिन अगर आप 60 FPS की कंसिस्टेंसी और स्टेबिलिटी की बात करें तो यहाँ पर आप देख सकते हो भाई गेम प्ले बहुत ज्यादा स्मूथ है, यहाँ पर किसी तरीके की मेरे को दिक्कत नहीं हुई है जितना भी मैंने इसके अंदर गेम प्ले करा है। इवन यहाँ पर ब्राइटनेस ड्रॉप और हीटिंग इशूज भी मुझे कुछ भी देखने के लिए नहीं मिला है। तो मैं कह सकता हूँ कि इन फ्यूचर हो सकता है कि सैमसंग जब इसके अंदर अपडेट दे दे तो उसके बाद जो सेटिंग्स अनलॉक होंगी उसके अंदर खेलने में और भी मजा आ सकता है।
तो ये थे सारे चेंजेस एंड डेफिनेटली A56 के कंपैरिजन में A57 के अंदर अच्छे खासे अपग्रेड्स करे गए हैं, फोन ज्यादा प्रीमियम कर दिया गया है। बाकी आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर बताना कि A57 और A37 आपको कैसे लगे, और अगर आपको इन दोनों का कंपैरिजन किसी और फोन के साथ चाहिए तो बिंदास कमेंट सेक्शन बताना, और इस तरीके के और कंटेंट को देखने के लिए बस चैनल को फॉलो कर लो। तो बस मिलते हैं जल्दी कूल और एक्साइटिंग वीडियो में, जब तक के लिए जॉन मैं गाइस टू वॉच यू हार्ट फील स्टेट इन विद दैट ऑफ अनबॉक्स गाइस।